हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर। इससे पहले मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ लेबर से पहले नॉर्मल लेबर बता दिया है आपको, फिर स्टेज ऑफ लेबर, फर्स्ट स्टेज होता है, सेकंड स्टेज क्या होता है, थर्ड स्टेज क्या होता है, फोर्थ स्टेज में क्या होता है। क्योंकि स्टेजेस आपको क्लियर होंगी तो आपको ये पता होगा मैकेनिज्म ऑफ लेबर जो है, ये प्रोसेस जो हम लोग पढ़ रहे हैं, फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स टू एक्सपल्सन ऑफ बेबी, तो ये फुल डायलेशन कौन से स्टेज में होता है और एक्सपल्सन ऑफ बेबी कौन से स्टेज में होता है, ये आपको क्लियर होगा अगर आपने वो वीडियो देख के रखा है। तो स्टेज ऑफ लेबर को नहीं देखा है तो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जो 4 स्टेजेस होती हैं उसमें होता क्या है। वन वर्ड में आप आंसर याद रखें, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। मेनली 3 स्टेज होती हैं और एक ये नॉर्मल ऑब्जर्वेशन के लिए होती है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट स्टेज आपको हो तो डायलेशन होता है सर्विक्स का, सेकेंड स्टेज हो तो बेबी का एक्सपल्सन होता है, बेबी की डिलीवरी होती है, थर्ड स्टेज प्लेसेंटा की डिलीवरी एक्सपल्सन होता है, फोर्थ स्टेज उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो मैं यहाँ जो बताने वाला हूँ बेबी की डिलीवरी कौन सी स्टेज में बताइए आपको, सेकंड में। तो यहाँ लेबर मतलब प्रसव, प्रसव कौन से स्टेज में है, सेकंड स्टेज में है। देखिए प्रसव जो होता है एक प्रोसेस के जैसे प्रोसेस चलता है सीरीज का, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद कंटिन्यू होता रहता है। इसमें 10 इवेंट्स आपको बताएंगे हम, तो 10 इवेंट्स लगातार एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसीलिए इसको और एक नाम से जानते हैं कोऑर्डिनेशन मूवमेंट, कोऑर्डिनेट मूवमेंट, ठीक है। तो आपको ये बात पता हो गई। देखिए इसमें जो होता है, तो इसमें जब मैकेनिज्म ऑफ लेबर में जो प्राइमरी ग्रेविटा होती है, जो पहली बार माँ बन रही होती है, उसको 1 से 1.5 घंटे लगते हैं, ठीक है। मैंने वहाँ भी सेकंड स्टेज में बताया था, थोड़ा ज़्यादा बताया था, 2 से 3 घंटे बता दिया था, ठीक है। तो वो 2 से 3 घंटे भी सही है, 1 से 1.5 घंटे भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और मल्टी ग्रेविटा के लिए वहाँ बताया था 30 मिनट, तो 30 से 40 मिनट यहाँ भी है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर होता है तो ये बेबी के बर्थ के लिए होता है। मेनली कौन सी स्टेज होती है, तो सेकंड होती है। तो फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स फर्स्ट स्टेज एंड एक्सपल्सन ऑफ बेबी सेकंड स्टेज। प्राइमरी ग्रेविटा के लिए 1.5 घंटे और मल्टी ग्रेविटा के लिए आधा घंटे। देखो मैंने बताया जैसा कि एक सीरीज होता है, एक मतलब एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होते हैं, 10 इवेंट्स होते हैं, 10 मूवमेंट्स होते हैं। वो मूवमेंट्स देखिए 10 तो कैसे आप याद करेंगे, तो आपको ये नाम याद कर लेने हैं, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये आपको नाम याद हो गए तो आप मैकेनिज्म ऑफ लेबर को ईजिली एक्सप्लेन कर पाएंगे। नाम नहीं याद हो फिर कोई दिक्कत बहुत सारी होने वाली है, ठीक है। इंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, क्राउनिंग ऑफ द हेड, बर्थ ऑफ हेड या एक्सटिंक्शन ऑफ हेड, रेस्टिट्यूशन, इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर और एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड और लेटरल फ्लेक्शन ऑफ बॉडी या बर्थ ऑफ बेबी। देखो इसमें जो 9 और 10th नंबर आपको बताया, ये दोनों साथ साथ चलती हैं। सारी प्रोसेस तो एक दूसरे के बाद चलती हैं, लेकिन जो 8 और 9 है, इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर और एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड, ये दोनों साथ साथ चलती है। बस इतना सब बात आप ध्यान रखेंगे। 10 तो होती हैं लेकिन 2 साथ साथ कौन चलती हैं, तो 8 और 9 वाली साथ साथ चलती है। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। देखो इंगेजमेंट मतलब बच्चे का इंगेज्ड होना, ठीक है। अब आपको पता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चा इंगेज्ड होगा तो वर्टेक्स पोजीशन ही उसका इनके वर्टेक्स से इंगेज्ड होगा। वर्टेक्स से मतलब सर से, हेड उसका इंगेज्ड होगा, ये हमको पहले से पता है। तो देखिए जो इंगेज्ड वाला प्रोसेस होता है, जो डिलीवरी होती है, जो लेबर होता है, वो लेबर के 2 हफ्ते पहले, ठीक है, 2 वीक पहले से ही इंगेज्ड होना बच्चा शुरू हो जाता है। और इंगेज्ड कहाँ होता है, तो उसका जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है फीटस का, मतलब वर्टेक्स पोर्शन या हेड उसका यूजली होता है, तो वो इंटर कर जाता है। कहाँ इंटर करता है, तो पेल्विक ब्रिम में या इनलेट में, जिसको कहते हैं इंगेजमेंट। इंगेजमेंट किसको कहते हैं, तो बच्चे का जो प्रेजेंटिंग पोर्शन होता है यूजली हेड, वो इंगेज्ड हो जाना। और कहाँ इंगेज हो जाना, तो पेल्विक ब्रिम में, पेल्विक ब्रिम में इंगेज्ड हो जाना। तो फिगर से आपको एक बार बता देंगे हम कैसे होता है। अब देखिए ये आपकी पेल्विक ब्रिम है मान लीजिए, ठीक है। तो पेल्विक ब्रिम में
यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसे स्पाइन होता है, इसे इस्चियल स्पाइन भी कहते हैं। तो बच्चा आके यहीं इंगेज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ आके बच्चा इंगेज हो गया मतलब रुक गया, तो इसे जीरो स्टेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और होती है, मैंने आपको बता दिया था इससे पहले ही कि पार्टोग्राफ होता है जिसमें हम सारी चीज़ें ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो जो ये लेबर हो रहा है, इंगेजमेंट हो रहा है, इसको भी हम लोग एग्जामिनेशन करके उसमें ड्रॉ कर सकते हैं। जितना ऊपर होगा उतना माइनस में, जैसे -1 -2 -3 -4 -5, और जितना नीचे बच्चा होगा +1 +2 +3 +4 +5। तो ये सारी चीज़ें जो ड्रॉ होती हैं, कहाँ ड्रॉ होती हैं, पार्टोग्राफ में फिल की जाती हैं। और ये नॉर्मल लेबर प्रोसेस के लिए होता है, जो लेबर प्रोसेस को डिनोट करता है। अगर आपने पार्टोग्राफ नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, जिससे आपको ये बातें क्लियर रहेंगी। तो मैंने बस आपको इतनी सी बातें यहाँ बताई। कुछ भी आपको नहीं याद करना हो तो वन वर्डेड आंसर याद रखिए। इंगेजमेंट मतलब बच्चे का इंगेज होना। उसका क्या इंगेज होगा, प्रेजेंटिंग पार्ट इंगेज होगा फीटस का, जैसे कि यूजली हेड होगा। कहाँ इंटर करेगा तो कहोगे पेल्विक ब्रिम में इंटर करेगा। कहाँ आके रुकेगा तो आप कहोगे स्पाइन पे, जिसको कहते हैं इस्चियल स्पाइन, ठीक है। आगे देखिए, जो बेबी एक बार अगर इंगेज्ड हो जाता है तो उसकी पोजीशनिंग चेंज नहीं हो सकती है। एक बार अगर यहाँ आके इंगेज्ड हो गया बच्चा तो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। ये याद रखने वाली बात थी। देखो, दूसरा नाम से ही पता चला है, डिसेंट। तो जैसे कि आपको पता है, एक होता है एसेंडिंग, एक होता है डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग से आप ही ले सकते हैं, डिसेंडिंग मतलब, एसेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ, डिसेंडिंग मतलब नीचे की ओर घटता हुआ। तो देखो, बच्चा डिसेंड करता है मतलब नीचे की तरफ आता है, और नीचे की तरफ आता है मतलब बेबी जब नीचे की तरफ आता है तो पूरा डिसेंड से हम सारी चीज़ें अगर लें तो बेबी नीचे नीचे आते आते आखिरी में एक्सपल्सन होकर वो बर्थ हो जाएगा। तो कंप्लीट विद द एक्सपल्सन ऑफ फीटस। कंप्लीट कब होता है डिसेंट, तो जब बच्चा एक्सपल्सन हो जाता है बच्चे का, तो इसे कंप्लीट डिसेंट बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये डिसेंट जो प्रोसेस होता है ये मेनली 5 चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो 5 चीज़ें क्या होती हैं, तो सबसे पहली बात जो होती है, यूट्राइन कंट्रक्शन जो होता है ऊपर से नीचे की ओर लगा करता है। दूसरा, मदर भी एफर्ट डाला करती है, और बच्चा भी अपना फीटस भी एफर्ट करता है बाहर निकलने के लिए। और साथ में वहाँ पे जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका भी प्रेशर होता है, और नीचे से उसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगा करता है। ये 5 चीज़ें होती हैं जो बच्चे को नीचे डिसेंड किया करती हैं। तो आप इसको ईजिली आप समझ गए होंगे क्या क्या होती हैं। तो यूट्राइन का कंट्रक्शन का एफर्ट होता है, फिर मदर का एफर्ट होता है, बच्चे का एफर्ट होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का प्रेशर होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अब देखो, तीसरा जो हम लोगों का था इवेंट, उसमें हमने देखा था फ्लेक्शन। अब देखो, फ्लेक्शन किसका हो रहा है, हेड का। फ्लेक्शन वन वर्डेड आप याद रखो। फ्लेक्शन मतलब किसी चीज़ का फ्लेक्स हो जाना, और किसका फ्लेक्स हो जाना मतलब दब जाना, किसी चीज़ का दब जाना। हेड दो प्रेशर्स के बीच दब जाता है। तो देखिए कैसे आप ध्यान रखेंगे, तो ये बताइए, ये आपका यूट्रस है मान लीजिए। तो यूट्रस में ऊपर से आपको बताया था मदर का एफर्ट लग रहा है, मदर का फोर्स लग रहा है, यूट्राइन कंट्रक्शन लग रहा है, साथ में फीटस का एक एफर्ट लग रहा है। ये सारी चीज़ें तो लग रही थी। और नीचे से एक चीज़ जो वर्क करती है वो होती है सर्विक्स से लगती है, सर्विक्स से लगती है। वो क्या होती है, तो उसे कहते हैं रेजिडुअल इफेक्ट। और जो सर्विक्स होती है वो अपना एफर्ट डालती है, किधर को लगाती है, तो वो ऊपर की तरफ लगाती है। क्या लगाती है, ऊपर की तरफ। तो मदर का एफर्ट, बच्चे का एफर्ट, यूट्राइन का कंट्रक्शन नीचे को लगता है, और सर्विक्स अपना एफर्ट किधर डालती है, ऊपर को डालती है, ऊपर को लगाती है। इसी को रेजिडुअल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो देखो, जब ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से एफर्ट लग रहा है तो बच्चा कुल मिला के बीच में दबेगा ना, बच्चा बीच में दबेगा। तो मान लो बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट उसका हेड था, तो हेड क्या हुआ, यहाँ पे दबने लगा। अब हेड दबने लगा, ठीक है। तो देखो, ऊपर से देखो, यहाँ बेबी बना दिया मैंने, ऊपर से कुछ चीज़ें लग रही हैं, नीचे से कुछ चीज़ें लगी। तो बच्चा क्या होता है, बेबी क्या होता है, फ्लेक्स्ड हो जाता है। कैसा फ्लेक्स्ड होता है, फुली फ्लेक्स्ड हो जाती है उसकी बॉडी, मतलब उसका डायमीटर चेंज हो जाता है। वो डायमीटर कितना चेंज होता है, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर से वो कितना हो जाता है, 9.5 सेंटीमीटर हो जाता है। जो 10 सेंटीमीटर होता है उसका नाम होता है सब ऑसिपिटल
फ्रंटल डायमीटर जो होता है 10 सेंटीमीटर का, चेंज हो गया कितना बनता है, तो सब ऑसिपिटल ब्रैग्मेटिक डायमीटर जो 9.5 सेंटीमीटर होता है। अच्छा तो ये बताइए आप, ये बच्चा फ्लेक्स्ड हो रहा था, तो ये बच्चा फ्लेक्स होगा तो तब के एक मास लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? मास लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। और बेबी का जो चिन होगा वो कहाँ पे अटैच्ड हो जाएगा? उसके चेस्ट से आके अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। और इसी को बोलते हैं फ्लेक्शन। और जितना अच्छा फ्लेक्शन होगा उतनी अच्छी डिलीवरी होगी, जितना अच्छा फ्लेक्शन होगा उतनी अच्छी डिलीवरी होगी, ठीक है। तो आपको फ्लेक्शन भी नाम से भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इंटरनल रोटेशन की। तो देखिए नाम से पता चला इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड का कैसे इंटरनली रोटेशन होता है। तो वैसे तो ये रोटेशन जो होता है नेचुरल प्रोसेस होता है, लेकिन कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर इसे मैनुअली भी किया जाता है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बच्चा अगर इंगेज्ड होता है तो हो गया, ठीक है। तो कैसे आपको ध्यान रहेगा कैसे वो रोटेट करेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए रोटेशन उसका कैसे चलता है। तो देखिए ये आपको याद रखना है, और यहाँ याद रखना है सिम्फाइसिस प्यूबिस, और यहाँ याद रखना है आपको सेक्रल प्रोमेंट्री। अगर ये दोनों नाम आप ध्यान रख पाएंगे तो देखिए जो प्रोसेस इधर का इतना होगा ये इंटीरियर पोर्शन होगा, और इधर का जो प्रोसेस होगा ये पोस्टीरियर होगा। देखो आगे का ए से आगे, ए से इंटीरियर, और पी से पीछे, पी से पोस्टीरियर। तो ये नाम आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। अब आपको जब इतना याद है तो इधर आप बच्चे का क्या था? ऑसिपिटल पोर्शन था। कितना था? ऑसिपिटल पोर्शन था। तो इसे हम कहेंगे ऑसिपिटल इंटीरियर, और बच्चे के ऑसिपिटल का पीछे वाला पोर्शन इधर था तो कहेंगे ऑसिपिटल पोस्टीरियर। ये आपको दो नाम याद होने चाहिए। कैसे? इधर आगे की तरफ है तो ऑसिपिटल का इंटीरियर, पीछे की तरफ है तो ऑसिपिटल का पोस्टीरियर। अब देखिए ये होता है लेटरल, और लेटरल में आप इधर होता है राइट, इधर होता है लेफ्ट। तो आप इसे कैसे लिखेंगे लेटरल वाली लाइन में? तो इसे ट्रांसवर्स बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स में इधर है तो आप बोलेंगे राइट ऑसिपिटल ट्रांसवर्स, इधर है तो बोलेंगे आप लेफ्ट ऑसिपिटल ट्रांसवर्स। तो ये आप लाइन लिखना सीख गए। अगर सामने आमने हो, ऊपर नीचे हो, तो आप क्या लिखेंगे? तो कहेंगे इधर ऑसिपिटल एंटीरियर होता है, इधर ऑसिपिटल पोस्टीरियर होता है। मैं पूछूं इधर क्या होता है, कहोगे राइट ऑसिपिटल ट्रांसवर्स होता है। इधर पूछूं तो कहोगे लेफ्ट ऑसिपिटल ट्रांसवर्स होता है। इतने नाम याद हो जाए तो जो ये क्रॉस जैसा बना हुआ है, क्रॉस इसे कहते हैं ऑब्लिक, और इसमें इधर वाला आपको पता है ये इंटीरियर होता है, इधर वाला पोस्टीरियर होता है। अब देखो इंटीरियर है तो इधर राइट साइड है, तो राइट है, और इधर क्या है? राइट है। लेकिन ये क्या है? पोस्टीरियर है, ये इंटीरियर। तो देखो पोस्टीरियर का कैसे लिखोगे? तो लिखोगे राइट ऑसिपिटो पोस्टीरियर। तो इसका लिखना हो तो क्या लिखोगे? राइट ऑसिपिटो एंटीरियर। अब इसका लिखना हो तो क्या लिखोगे? लेफ्ट ऑसिपिटो पोस्टीरियर। इसका नाम लिखना हो तो क्या लिखोगे? लेफ्ट ऑसिपिटो इंटीरियर। तो इस प्रकार से आपको ये सारे नाम लिखने आ जाने चाहिए। तो ये क्यों बताया मैंने? क्योंकि ये ऑर्डर आपको याद रहेगा तो आपको पता होगा कि बच्चा किधर से किधर रोटेट किया है, ठीक है, कितना कितना उसका रोटेशन हुआ है। ये आपको फिगर याद ही होना चाहिए, आप एग्जाम में बना के भी आएंगे। अब देखिए अगर ये पता चल गया तो एक बात आपको कीवर्ड याद रखना है, कोट जैसे एकदम बिल्कुल टिप ऑन टंग कर लेना है कि जो फीटल का हेड होता है और जो फीटल का शोल्डर होता है, इन दोनों के बीच डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस कितना होता है? तो 45 डिग्री का होता है। 45 डिग्री का एंगल बनता है दोनों के बीच, तभी नॉर्मल डिलीवरी होगी। बच्चे में जो हेड होता है उसका और उसका शोल्डर होता है, कितने डिग्री का फर्क होना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए? 45 डिग्री। यहाँ मैंने आपको बना के दिखाया है। अब देख पाएंगे आप कि ये देखिए हेड है और यहाँ पे शोल्डर है, तो ये कितने का डिफरेंस है? 45 का, क्योंकि हर एक एंगल यहाँ 45 डिग्री का है। हर एक एंगल 45 डिग्री का है। तो ये आपको डिफरेंस पूछा, ये 45 का है, ठीक है, ये 45 का है। ये वाला डिफरेंस तो 90 का है, ये 90 का है। ये कितने का है? 135 का है। ये कितने का है? 135 का है। और ये कितना है? 180 का है। अब देखिए ये जो शोल्डर जहाँ रखा हुआ है, हेड रखा है, ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक परफेक्ट पोजीशन है। अब देखिए कहीं भी होगा उसका रोटेशन आप इजीली पकड़ पाएंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है राइट ऑसिपिटल इंटीरियर। अब आपको इसीलिए पढ़ाया था कि आप राइट ऑसिपिटल इंटीरियर पहचान पाए। तो देखो इंटीरियर मतलब आगे की तरफ होगा, इतना बात पता चल गया, ये आगे कहीं होगा, ठीक है। अब देखो राइट
पता चल गया, मतलब इधर होगा, ठीक है, इधर कहीं होगा, इधर कहीं होगा। देखो राइट ऑसिपिटल एंटीरियर, एंटीरियर इधर और राइट इधर, अब ऑसिपिटल, तो देखो यहाँ पे आ गया ऑसिपिटल, तो राइट ऑसिपिटल इंटीरियर। अब बताओ यहाँ पे अगर हेड है राइट ऑसिपिटल इंटीरियर, हेड यहाँ आना चाहिए तभी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो कितना एंगल बताओ हेड का टर्निंग पोजीशन होगा, तो आप बोलोगे कि हेड का टर्निंग पोजीशन सिर्फ और सिर्फ 45 होगा। अच्छा, आपको एक बात तो पता होगी, अगर यहाँ हेड रहा होगा तो उसके 45 डिफरेंस में शोल्डर रहा होगा, तो शोल्डर यहाँ रहा होगा। तो जब इसने 45 डिग्री रोटेट किया तो इसने भी 45 डिग्री रोटेट किया होगा, और ये कहाँ आ गया होगा, यहाँ पे, तो इसका 0 एंगल रहा होगा। ठीक है, डिफरेंस कैसे आप ध्यान रखेंगे उसको दोबारा बताएंगे, पहले आप हेड का कर लीजिए। अब अगर देखिए आपसे अगर पूछे कोई कि राइट ऑसिपिटल पोस्टीरियर कहाँ होता है, तो आपको पता है राइट मतलब इधर कहीं होगा इत्ते में, और पोस्टीरियर मतलब ऊपर कहीं होगा, तो ऊपर कहीं और इत्ते में तो यहीं आया। अब यहाँ पे आपको बताया था 135 होता है एंगल, 135 से रोटेट करके यहाँ बर्थ होगा, तो आप यहाँ देखेंगे तो 125 का रोटेशन चाहिए बर्थ के लिए। अच्छा, एग्जाम्पल आप यहीं ऐसा समझ के देख लें, अगर यहाँ पे हेड था तो आपको पता है यहाँ आना है, मतलब 135 का रोटेशन करना है। मान लो यहाँ शोल्डर था तो 135 का रोटेशन बिल्कुल नहीं चाहिए, हेड से डिफरेंस चाहिए 45 एंगल, हेड यहाँ आना है मतलब शोल्डर को यहीं चाहिए, और यहाँ मतलब उसको सिर्फ और सिर्फ 90 चाहिए। तो अगर यहाँ पे है राइट ऑसिपिटल पोस्टीरियर पे अगर क्या है शोल्डर है, तो देखो शोल्डर का कितना चाहिए, 90 डिग्री ही चाहिए। तो आप इजीली समझ पाए होंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी एग्जाम्पल आप लेके करके देखें, तो जैसे आप यहाँ रख दिए, यहाँ का रख दिए, शोल्डर रख दिए, और शोल्डर लाना यहाँ पे है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, कितना रोटेशन, 90। ये पोजीशन क्या थी, तो कहोगे ये पोस्टीरियर है, और पोस्टीरियर है और क्या है, राइट लेफ्ट है और ऑसिपिटल है। तो देखो लेफ्ट ऑसिपिटल पोस्टीरियर कहाँ लिखा है, देखो लेफ्ट ऑसिपिटल पोस्टीरियर। अब शोल्डर के लिए देखो गिनती 90 लिखी, तो देखो ये 90 मैच कर गई। कहीं भी आप रख के रखोगे ना, अब एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली इसको फिल कर पाओगे। अब देखिए बात करते हैं क्राउनिंग की। क्राउनिंग भी आपको मैंने इस चीज़ से बता दिया था जब आपको इपिस्टॉमी बताया था, तो इपिस्टॉमी तो बताया था क्राउनिंग में ही इपिस्टॉमी परफॉर्म की जाती है। तो अगर आपको इपिस्टॉमी क्लियर है तो आपको ये क्राउनिंग समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर आपने इपिस्टॉमी नहीं पढ़ा है तो क्राउनिंग पढ़ लीजिए, इससे इपिस्टॉमी आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी वीडियो आपने अगर पहले देख के रखा है, कोई एक दूसरे से रिश्ता नहीं है, बस इतना जानिए क्राउनिंग की स्टेज में इपिस्टॉमी की जाती है, और इपिस्टॉमी कहाँ की जाती है, तो क्राउनिंग में की जाती है। ठीक है, अब देखिए जो 5 नंबर की स्टेज होती है, मोमेंट होता है क्राउनिंग, इसी में परफॉर्म की जाती है। तो आपको पता है कि बेबी का हेड सिम्फाइसिस प्यूबिस पर आकर आ गया था, आपको पता है, ऐसे मैंने बताया था, यहीं पे रखा था सिम्फाइसिस प्यूबिस, यहीं पे आके उसका प्रेजेंटिंग पोर्शन लग गया था, प्रेजेंटिंग पार्ट हेड उसका आ गया था। और जब हेड यहाँ आएगा तो यहाँ पे कुछ दबाव डालेगा, तो वहाँ की वल्वा क्या होगी, स्ट्रेच होगी, और जब वल्वा स्ट्रेच होगी तो वहाँ पे स्ट्रेच के कारण वहाँ के पेरिनियम जो होगी वो पतली हो जाएगी, थिन हो जाएगी, और जब पेरिनियम थिन हो जाएगी और उसका ऑसिपिटल जो पार्ट होगा वो और ज़्यादा स्ट्रेच करेगा, तो थोड़ा थोड़ा वहाँ पे दिखाई देने लगेगा, और जब दिखाई देने लगेगा, और ये बेबी तो पता है आपको बता ही दिया है वर्टेक्स पोजीशन में अपेयर करेगा, तो वर्टेक्स में जब होगा तो उसके थोड़े थोड़े से हेयर भी दिखाई देने लगेंगे, और जब उसके हेयर दिखाई देने लगेंगे तो हमको ये देखना है कि वहाँ पे वेजाइना में अगर स्पेस ठीक ठाक है तो हम नॉर्मल डिलीवरी हो जाने देंगे, लेकिन अगर वहाँ स्पेस कम दिखाई देता है तो हमको इपिस्टॉमी परफॉर्म करनी होती है, इपिस्टॉमी। तो आपको ये बात क्लियर हो गई इपिस्टॉमी क्यों की जाती है, क्योंकि वहाँ वेजाइना में नॉर्मल डिलीवरी के लिए स्पेस नहीं होता है, और स्पेस बढ़ाने के लिए हमको इपिस्टॉमी की जाती है। अब स्पेस नहीं है ये हमको कैसे पता चलेगा, तो आप कहोगे स्पेस नहीं है ये हमको पता चला, वल्वा वहाँ स्ट्रेच हो रही थी, पेरिनियम वहाँ थिन हो रही थी, इस प्रकार से हमको ये बातें क्लियर हो गई थी। ठीक है, अब बाकी आप करते हैं उसके बाद का कि बर्थ ऑफ हेड। तो बर्थ ऑफ हेड कैसे आपको याद रहेगा, तो देखिए बर्थ ऑफ हेड या एक्सटेंशन ऑफ हेड, तो यहाँ पे आपको नाम से ही क्लियर है कि अब यहाँ पे बर्थ हो जाएगा हेड का या एक्सटेंशन हो जाएगा हेड का। तो कैसे होता है, तो अब इससे पहले आपने देखा हेड क्या हो रहा है, वहाँ आके अटैच्ड हो गया है, और वल्वा को स्ट्रेच करके अगर इपिस्टॉमी आवश्यकता थी तो मैंने कर दी होगी या नहीं की होगी। तो यहाँ पे देखो
कपल्स थ्योरी इसको बोलते हैं। कपल्स थ्योरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ दो फोर्स वर्क करते हैं। वो दो फोर्स कौन होते हैं? तो देखो, यूट्रस का अपना कंट्रक्शन, अपना यूट्राइन कंट्रक्शन वाला फोर्स चला करता है, और साथ में मदर अपना एफर्ट वाला फोर्स डाला करती है। तो दो फोर्स ऑलरेडी ऊपर से डाउनवर्ड लगा करते हैं। क्या लगा करते हैं? डाउनवर्ड लगा करते हैं। साथ में आपको पता है सर्विक्स क्या लगाती थी? ऊपर को फोर्स लगाती थी, और साथ में पेरिनियम भी क्या करेगी? अपर फोर्स लगाएगी, अपवर्ड फोर्स लगाएगी। तो ऊपर से दो फोर्स, ऊपर से फोर्स लग रहे हैं, नीचे से फोर्स, दोनों फोर्स क्या कर देते हैं? आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। और जब ये दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो बेबी का हेड जो होता है ईजिली एक्सपल्सन हो जाता है, एक्सटेंशन हो जाता है, और उसका रिलीज हो जाता है सिनपुट, फेस और चिन। इस प्रकार से आपको ये बात क्लियर हो गई। अब देखो, रेस्टिट्यूशन नाम से ही पता चल रहा है, रेस्ट मतलब आराम करना। तो इस वाले मोमेंट में, इस वाले इवेंट में मम्मी क्या करती है? आराम कर रही होती है। क्योंकि जब सबसे ज़्यादा डिलीवरी के लिए कठिन जो पोर्शन होता है वो बेबी का हेड होता है, और जब हेड की डिलीवरी हो जाती है तो मदर कुछ मिनट के लिए, फ्यू मिनट के लिए वो रिलैक्सेशन मूवमेंट में चला जाती है, और वो मम्मी के लिए रिलैक्सेशन मूवमेंट होता है। इसे पाउस टर्म से भी बोला जाता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अच्छा, फ्यू मिनट के लिए उसकी, जब वो मम्मी रिलैक्सेशन मूवमेंट में है तो उसकी सारी चीज़ें रिलैक्सेशन में होंगी, जैसे कि यूट्राइन कंट्रक्शन भी रुक जाएगा, रिलैक्स करेगा, मदर का एफर्ट भी रुक जाएगा। ये सारी घटनाएं कुछ मिनट के लिए हो रही होंगी, और उसी कुछ मिनट में कुछ चीज़ें और होंगी। ट्विस्ट इन द नेक ऑफ द फीटस, मतलब ट्विस्ट होगा किसका? बच्चे का नेक ट्विस्ट हो जाएगा फीटस का, और करेक्टेड हो जाएगा स्लाइड ट्विस्टिंग मूवमेंट के थ्रू। हल्का सा ट्विस्टिंग मूवमेंट होगा। करेक्टेड कैसा हो जाएगा? स्लाइड ट्विस्टिंग मूवमेंट हो जाएगा, हल्का सा उसका नेक ट्विस्ट हो जाएगा जब रेस्टिट्यूशन की पोजीशन चल रही होगी, मूवमेंट चल रहा होगा। अब आपको स्टार्टिंग में मैंने क्लियर कर दिया था दो बातें, कि जो इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर होता है और एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड होता है, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन इस दोनों को बताने से पहले थोड़ी सी बात आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये बताइए, जब हेड की डिलीवरी होती है तब कंडीशन कौन से पोजीशन में थी? तो हेड की डिलीवरी कहाँ हुई थी? 6 पोजीशन में हुई थी। क्योंकि आप नहीं याद है तो आपको एक बार मैं दिखा दूंगा, जिससे आपको चीज़ें याद रहें। 6 पोजीशन में देखो हेड की डिलीवरी हो रही थी। आप जैसे पढ़ोगे आपको याद आ जाएगा कि देखो, बर्थ जैसे हेड का हुआ था, मम्मी को तुरंत आराम मिल गया था, ठीक है। और 8 और 9 हमको पढ़नी है। तो हेड कहाँ हुआ था? तो 6 नंबर में डिलीवर होता। 6 से छर, छर सर, 6 से सर छर, ऐसे करके आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, ये बात आपको कॉन्सेप्टली याद रखनी है कि हमने जो बताया था आपको शोल्डर और बेबी के हेड में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको पता है 45 डिग्री एंगल का डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। ये आप याद रखें, क्योंकि यहाँ इसको हम यूज़ करेंगे। साथ में जो बेबी आता है तो बेबी का जो फेस होता है वो मम्मी के एनस की तरफ होता है, और बेबी का जो ऑसिपुट होता है वो मम्मी के जेनाइटल की तरफ होता है, और दोनों कान जो बच्चे के होते हैं वो मम्मी के दोनों के थाई की तरफ होते हैं। अगर मैं पूछूं नॉर्मल डिलीवरी बच्चे की हो रही है वर्टेक्स पोजीशन में, प्रेजेंटिंग पार्ट में, तो ये बताइए आप कि उसका फेस किधर होगा? तो कहोगे आप एनस की साइड होगा। मैं पूछूं उसका ऑसिपुट किधर होगा? आप बोलोगे जेनाइटल की तरफ होगा। मैं पूछूं ईयर कहाँ होगा? तो बोलोगे आप उसकी दोनों थाई की तरफ होगा। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई तो ये बताइए, इंटरनल रोटेशन कर रहा है किसका? शोल्डर का। अब देखो, आपको पता है कि यहाँ पे शोल्डर है, कहाँ पे? यहाँ पे, और यहाँ पे हेड है। हेड का अगर बर्थ हो गया तो शोल्डर का बर्थ यहीं से करवाना है। तो कितना रोटेशन चाहिए? आपको पता है 45 डिग्री का रोटेशन चाहिए। तो 45 डिग्री, 45 एंगल का वो रोटेट करेगा, और शोल्डर भी डिलीवर्ड हो जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सा शोल्डर? तो इधर ये एंटीरियर है, तो एंटीरियर वाला शोल्डर होगा, पोस्टीरियर वाला शोल्डर नहीं होगा। तो एंटीरियर वाला शोल्डर बर्थ होगा। तो यहाँ आप बोलोगे एंटीरियर शोल्डर। और एंटीरियर शोल्डर इधर आपको पता है इधर कौन सा था? तो इधर आपको पता है सिम्फाइसिस प्यूबिस था। और इधर कौन सा था? तो आपको पता है सैक्रल प्रोमेंटरी था। तो इधर पोस्टीरियर वाला शोल्डर यहाँ डिलीवर्ड नहीं होगा, वो फिर डिलीवर्ड होगा। वो कहाँ डिलीवर्ड होगा? 10th नंबर की पोजीशन में, 10th नंबर की
मोमेंट में होगा। तो ये आपको बात क्लियर हो गई। मैं पूछूं इंटरनल रोटेशन में क्या होता है शोल्डर में, तो कहोगे 45 डिग्री का रोटेट करके वो डिलीवर्ड हो जाता है। कौन सा डिलीवर्ड होता है, बोलोगे एंटीरियर शोल्डर पहले डिलीवर्ड होता है। दूसरी बात, जब ये साथ साथ चलती हैं तो अगर ये 45 डिग्री रोटेट हुआ है तो ये भी तो हेड भी तो उसका 45 डिग्री रोटेट हुआ होगा। और भैया जब हेड रोटेट होगा तो हेड में फेस उसका 45 डिग्री रोटेट होगा तो थाई की तरफ चला जाएगा, ऑसिपुट रोटेट होगा तो दूसरी थाई की तरफ चला जाएगा, यही तो होगा। तो यही बात यहाँ कह रहा है एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड में कि हेड जब रोटेट होता है 45 डिग्री तो कहाँ चला जाता है, थाई की तरफ चला जाता है, और साथ में जो उसका ऑसिपुट रोटेट होता है वो दूसरी वाली थाई की तरफ चला जाता है। तो अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। लास्ट जो होता है उसे कहते हैं लेटरल फ्लेक्शन ऑफ अ बॉडी, या डिलीवरी ऑफ अ होल बॉडी, या बर्थ ऑफ शोल्डर, या बेबी लेटरल फ्लेक्शन। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आप पूरा जन्म तो बच्चे का हो ही जाता है यहाँ पे, लेकिन जो आपने देखा था वहाँ क्या लेटरल फ्लेक्शन के थ्रू क्या निकलेगा, तो बेबी का पोस्टीरियर शोल्डर यहाँ पे डिलीवर्ड होता है। सबसे पहले पोस्टीरियर शोल्डर डिलीवर्ड होता है, और जब बच्चे का हेड और दोनों शोल्डर डिलीवर्ड हो गए तो अब नॉर्मली बच्चे को डिलीवर्ड होने में कोई कठिनाई ही नहीं है, तो यहाँ पे बच्चा पूरी तरह से डिलीवर्ड हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का मैकेनिज्म ऑफ लेबर कंप्लीट कर लिया। मैकेनिज्म ऑफ लेबर के टोटल कितने इवेंट्स होते हैं, 10 होते हैं। आपको पूछे कोई स्टेज ऑफ लेबर कितने होते हैं, आप बोलोगे 4 होते हैं। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और जो स्टेज ऑफ लेबर होते हैं उसी में मैकेनिज्म ऑफ लेबर काम करती है। कौन से स्टेज में काम करती है, तो आप बोलोगे सेकंड स्टेज में काम करती है। इसमें मैंने थोड़ा सा इपिस्टोमी भी यूज़ किया था, वो कहाँ यूज़ किया था, तो आप बताओगे क्राउनिंग के इसमें यूज़ किया था। क्या करने के लिए, तो थोड़ा सा काट के बच्चे के लिए वेजाइना में थोड़ी सी जगह बनाई थी। पाल्टोग्राफ कहाँ यूज़ किया था, आप बताओगे इंगेजमेंट जब बच्चा हुआ था तो कहाँ पे इंगेज्ड है, कितना, वो सारी चीज़ें हम पाल्टोग्राफ में ड्रॉ करते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं, थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, सारी चीज़ें आप क्लियर रखोगे।